प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के DG 7 प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 2 पढ़ेंगे और विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 5 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सारणिक भाग 1 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 3 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये वीडियो है द्विघात समीकरण का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो चलिए पढ़ते हैं। शून्यक अथवा मूल। शून्य क्या होता है अथवा मूल क्या होता है? एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, का एक मूल कहलाता है। कब? यदि a अल्फा का स्क्वायर यानी कि वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो। हम यह भी कहते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी ये जो अल्फा है वो एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c का मूल या शून्य कब कहलाएगी? जब हम इस समीकरण के जहाँ पर भी x है वहाँ पर अल्फा को प्रतिस्थापित करें। यानी कि इसको अगर हम कुछ इस प्रकार लिखें, a अल्फा वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, तब हम कहते हैं कि x बराबर अल्फा जो है वो समीकरण का हल है। इसी को हम शून्यक भी कहते हैं, इसी को हम मूल भी कहते हैं और इसको हम ये भी कहते हैं कि अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अब हम देखते हैं मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड। मध्य पद विभक्त को आपने पिछली कक्षाओं में भी किया। चलिए एक बार फिर से करते हैं। उदाहरण, पहला प्रश्न है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2 गुने में x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि के लिए हमें मध्य पद को विभक्त करना होता है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसका मध्य पद क्या है? इसका मध्य पद है माइनस 5x। अगर हम समीकरण को ले 2 गुने में x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मध्य पद हो जाएगा माइनस 5। इस माइनस 5 को हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि गुना करने पर 2x का स्क्वायर यानी कि पहला पद गुने में 3 यानी कि अचर संख्या, दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है यानी 6x स्क्वायर। तो हमें दो संख्याओं में मध्य पद को दो ऐसी संख्याओं में विभक्त करना है ताकि गुना करने पर 6x स्क्वायर आए और प्लस करने पर -5x आए।
इस -5x को हम a और b दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करेंगे ताकि a गुने में b 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए तथा a प्लस b -5x के बराबर आ जाए। तो क्या आप ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगा सकते हैं? आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको गुना करने पर 6 आए। x वाले जो ये चर संख्या है उसको भूल जाइए, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए और इन दो संख्याओं को जोड़ने पर -5 आना चाहिए। तो हम करते किस प्रकार से इसको सॉल्व? सबसे पहले 6 लेंगे हम और 6 के पेयर्स बनाएंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे जिसको गुना करने पर 6 आए और उन जोड़ों को जोड़कर देखेंगे कि क्या -5 आएगा या नहीं। इसके अलावा देखते हैं कि जो दो संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी। तो उसके लिए हम इस प्रकार देखते हैं। 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या है, तो अगर 6 धनात्मक है इसका अर्थ ये है कि a तथा b दोनों ही या तो धनात्मक है या दोनों ही ऋणात्मक है। अगर दोनों में से कोई एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता तो जो 6 है वो माइनस में आता। इस प्रकार हमें जो दो संख्या लेना है वो दोनों या तो धनात्मक लेना है या ऋणात्मक लेना है। अब हम देखेंगे कि धनात्मक लेना है या ऋणात्मक, वो हम जानेंगे a प्लस b से। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस b को जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए, तो -5 लाने के लिए जो दोनों संख्या होनी चाहिए वो ऋणात्मक होनी चाहिए। तो फिलहाल हमें इतना पता चला है कि a और b दो ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब आगे देखते हैं। a को अगर मैं -2x लूं और b को -3x लूं, तो -2x प्लस -3x बराबर होता है -5x के तथा -2x मल्टीप्लाई -3x बराबर होता है 6x। इस प्रकार जो a है वो -2x होगा और b जो है वो -3x होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2x वर्ग -5x प्लस 3। यहाँ पर हम -5x की जगह पर ab की वैल्यू -2x तथा -3x को प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 2x वर्ग की जगह पर हम लिखेंगे 2x वर्ग तथा -5x की जगह पर एक एक करके लिखेंगे -2x जो कि a की वैल्यू है तथा -3x जो कि b की वैल्यू है प्लस t। अब हम पहले दो पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 2x वर्ग -2x में 2x उभयनिष्ठ है, तो 2x बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, अंदर बचेगा x माइनस 1। इसी प्रकार अगले दो पदों में से फिर से हम जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि -3 दोनों ही पदों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार ये आ जाएगा -3 ब्रैकेट x माइनस 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो हमारे पास 3 पद था, उससे हमने मध्य पद को विभक्त करके 4 पद में बदला और अब 4 पदों को हमने दोबारा से 2 पद बना दिया। अब इन 2 पदों में आप देख पा रहे हैं कि x माइनस 1 फिर से उभयनिष्ठ है, उसको हम बाहर लिखेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 1 गुने में 2x माइनस 3। अब 2x वर्ग -5x प्लस 3 बराबर 0 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 गुने में 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन दोनों का मान बराबर 0 है, इसका अर्थ क्या है? या तो 2x माइनस 3 बराबर 0 है ताकि ये गुना होकर के आंसर में 0 आ जाए, या फिर x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0 को अगर हम लें, इससे हमें x का मान 3/2 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार x माइनस 1 बराबर 0 लें तो यहाँ से हमें x का मान 1 प्राप्त होता है, यानी x बराबर 3/2 और x बराबर 1 दिए हुए समीकरण का हल है। 3/2 तथा 1 इस समीकरण का हल है। इसको हम शून्यक भी कहते हैं, इसको हम मूल भी कहते हैं, और ये दोनों जो संख्या है वो इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं।
अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मध्य पद को विभक्त कैसे करना है। मध्य पद क्या है? इसमें माइनस का x। समीकरण है 6x का वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 और इसका मध्य पद है माइनस x। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम मध्य पद को विभक्त करें। उसके लिए सबसे पहले इस समीकरण का प्रथम पद यानी कि जो x स्क्वायर वाला पद होगा यानी कि माइनस 6x वर्ग गुने में अचर पद यानी कि माइनस 2, इन दोनों को गुना करने पर आता है माइनस 12x का वर्ग। अब हमें मध्य पद यानी कि माइनस x को दो भागों में विभाजित करना है, a तथा b। अब a और b इस तरीके से हमें देखना है ताकि a गुने में b बराबर आए माइनस 12x वर्ग के तथा a प्लस b बराबर आए मध्य पद यानी कि माइनस x के। तो अब हम ये देखेंगे कि a और b धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। उसके लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए a गुने में b, वो क्या आ रहा है? माइनस 12, यानी दोनों को गुना करने पर ऋणात्मक चिन्ह आना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक। अब कौन सा ऋणात्मक होगा और कौन सा धनात्मक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा दूसरे स्टेटमेंट पर, मतलब कि a प्लस, अब आप देख रहे हैं कि a प्लस b बराबर आना चाहिए माइनस x के, यानी ये आ गया नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कब आता है किसी दो चीजों का योग? जब बड़ी वाली संख्या जो है वो ऋणात्मक। इसका अर्थ ये है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक कौन सी संख्या होगी? जो दोनों में से बड़ी होगी। चलिए आगे देखते हैं। a और b हम लेंगे, a को लेते हैं 3x और b को लेते हैं माइनस का 4x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 को अगर हम गुणनखंड करें तो 3 और 4 12 के गुणनखंड है, 3 गुने 4 12 होता है और 3 और 4 को अगर हम घटाएं एक दूसरे में से तो 1 आ जाएगा। और जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि 3 और 4 में से ऋणात्मक कौन सा होगा? जो दोनों में से बड़ी संख्या है, क्योंकि a प्लस b हमें क्या चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। तो इसीलिए b यानी कि 4 जो है वो ऋणात्मक होगा यानी माइनस 4। तो आप देख सकते हैं कि 3x प्लस माइनस 4x बराबर होगा माइनस x के तथा 3x इंटू में माइनस 4x बराबर होगा माइनस 12x वर्ग। इस प्रकार हमें मध्य पद के विभक्त करने के बाद जो दो संख्याएं चाहिए वो प्राप्त होती हैं। अब हम दिए हुए द्विघात समीकरण यानी 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 के मध्य पद माइनस x की जगह पर लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 6x वर्ग प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब हम पिछले प्रश्न की तरह ही दो पदों में से उभयनिष्ठ ज्ञात करेंगे। अब पहले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 6x वर्ग प्लस 3x में आप देख रहे हैं 3x उभयनिष्ठ है, यानी ये आ जाएगा 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इसी प्रकार माइनस 4x माइनस 2 में माइनस 2 उभयनिष्ठ है, तो माइनस 2 बाहर लेने पर अंदर बच जाता है 2x प्लस 3। इस प्रकार अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें दो पद हैं और दोनों ही पदों में 2x प्लस 1 उभयनिष्ठ है। तो हम इस उभयनिष्ठ को अगर बाहर लिखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 गुने में 3x माइनस 2। तो अब हम 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 को लिख सकते हैं 2x प्लस 1 गुने में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है तो इसका अर्थ है या तो पहला यानी 2x प्लस 1 0 के बराबर है या फिर 3x माइनस 2 0 के बराबर है। यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? या तो पहली संख्या 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए या दूसरी संख्या यानी कि
3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले को अगर हम हल करते हैं यानी 2x प्लस 8 बराबर 0 को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा -1/2। इस प्रकार 3x माइनस 2 को हल करने पर 3x माइनस 2 बराबर 0 इम्प्लाई करेगा x बराबर 2/3, अर्थात x बराबर -1/2 तथा x बराबर 2/3 दिए हुए समीकरण के हल। तो इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हुए हैं, -1/2 तथा 2/3। इस वीडियो में हमने सीखा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जिसमें हमने मध्य पद विभक्त को दोबारा से सीखा। हम हमारी अगली वीडियो में यानी कि तीसरी वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। ये एक मेथड है जिससे हम द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तथा द्विघाती सूत्र के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से 2 टॉपिक हैं पूर्ण वर्ग तथा द्विघाती सूत्र। 2 ऐसे मेथड हैं जिससे हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं और हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 4.2 एक्सरसाइज यानी 4.2 अध्याय के सभी प्रश्नों को हल कीजिए, साथ ही उसके पहले दिए हुए उदाहरणों को भी हल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका 5वां भाग करेंगे जो कि इसका आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं साबुन और अपमार्जक की। ना यहाँ पर साबुन और अपमार्जक की बात हम कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि साबुन और अपमार्जक को बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक की, और उसके बाद में हम अलग से साबुन और अपमार्जक को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। पहला कंपाउंड है एथेनॉल। अब पीछे का जो OL आपको दिख रहा है उससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है अल्कोहल का। दैट मीन्स जो एथेनॉल होता है वो एक अल्कोहल है। अब क्या आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? ना यहाँ पे आगे इथ है यानी कि इथीन लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 कार्बन एटम होंगे, और पीछे OL लगा हुआ है यानी कि आखिरी में OH आएगा। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CH2OH। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया था तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल होता क्या है कि एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पर आपको नाम दिया होता है और आपको फॉर्मूला बताना होता है, तो वहां पे बस आपको थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है। बट यहाँ पे हम फॉर्मूलों की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर जानने वाले थे एथेनॉल की प्रॉपर्टीज को। अब इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एथेनॉल को हम सामान्यतः अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई भी अल्कोहल की बात करे और ये मेंशन ना करे कि वो कौन से अल्कोहल की बात कर रहा है, तो हम मोस्ट प्रोबेबली एथेनॉल की बात कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि हर नशीले पेय पदार्थ में एथेनॉल होता है। दरअसल एथेनॉल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल जो होता है उसे पिया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल और जितने भी अल्कोहल हैं उन्हें पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए जहरीले होते हैं। परंतु एथेनॉल को हम फिर भी पी सकते हैं। परंतु एथेनॉल में भी एक कंडीशन है। दरअसल जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जिनमें एथेनॉल होता है उनमें बहुत कम मात्रा में एथेनॉल होता है, जैसे कि 0.3% से लेकर ज़्यादातर ड्रिंक्स में
30% के आसपास अल्कोहल मिलता है, उससे ज़्यादा हमें आमतौर पर नहीं देखने को मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम 100% अल्कोहल की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दरअसल शुद्ध एथेनॉल बहुत ज़्यादा घातक होता है, इतना कि हम उसे पीने के बाद मर भी सकते हैं। परंतु एथेनॉल के और भी बहुत ज़्यादा अच्छे कामों में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दवाइयों में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। कफ सिरप्स और मेडिसिन जो होती हैं इनमें हम इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। पहला कारण तो ये है कि एथेनॉल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि पानी में कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पानी में नहीं मिल पाती, परंतु वो एथेनॉल में मिल जाती हैं, तो उन्हें मिलाने के लिए हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम कफ सिरप में भी एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया को मारता है। तो अगर हम कफ सिरप में एथेनॉल को लें तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, और यही कारण है कि इनका हम दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे एथेनॉल के गुण। चलिए अब इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, यानी कि एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, परंतु यहाँ तो C2H5 लिखा है। दरअसल आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, वहाँ पर इसे छोटा करके लिखा गया है। और अगर आप यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के नंबर गिनेंगे तो दोनों बराबर होंगे। सो इनडायरेक्टली दोनों कंपाउंड सेम है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है और साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिला है इसका नाम है सोडियम एथोऑक्साइड। तो एथेनॉल जब भी सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम एथोऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए भी हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं गर्म सांद्र H2SO4 के साथ तो हमें मिलता है ईथीन और साथ में हमें मिलता है जल। अब यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जलीकारक के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई H2SO4 के साथ तो इसमें से जल अलग हो गया है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल या फिर एथेनोइक एसिड। अब लास्ट में आ रहा है ओइक एसिड। तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप का है। अब ये भी जो रूम का तापमान होता है उस पे द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसे हम आम भाषा में एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब एसिडिक अम्ल जो होता है उसका 5 से 8% विलयन जो होता है, यानी कि अगर हम 5 से 8% एसिटिक अम्ल को पानी में मिला दें तो उसे कहा जाता है सिरका। अब ये 5 से 8% जो लिखा है वो कई बुक में आपको 3 से 4% भी मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब हम कम मात्रा में एसिडिक अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है सिरका, जिसे हम इंग्लिश में विनेगर के नाम से जानते हैं। अब एसिडिक अम्ल में क्या होता है कि दरअसल जब शीत ऋतु होती है तो उसमें कई बार ये जम जाता है। वैसे तो रूम तापमान पे ये द्रव अवस्था में होता है, परंतु शीत ऋतु में तापमान थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है और इसलिए कई बार ये जम जाता है और इसीलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में कई बार जम जाता है। चलिए अब इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं। जब एथेनोइक अम्ल जो होता है वो अभिक्रिया करता है एथेनॉल के साथ, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, तो ये बनाता है एस्टर। यानी कि जब हम एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एथेनॉल की तो हमें मिलता है एक कंपाउंड जिसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं और साथ में हमें मिलता है जल। अब यहाँ पर आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं किस तरीके से इसमें से एक H और 2 OH अलग होके वाटर बनाते हैं यानी कि जल बनाते हैं और बाकी का जो कंपाउंड होता है वो आपस में जुड़ के एस्टर बनाता है, जिसका केमिकल नेम है इथाइल एथोनेट, बट हम इसे आम भाषा में एस्टर के नाम से जानते हैं। अब एस्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल एस्टर जो होता है इसमें सामान्यतः सुगंध मृदु होती है और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल हम परफ्यूम बनाने में करते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में।
तो यानी कि एक तो इत्र बनाने में यानी कि परफ्यूम बनाने में इनका बहुत इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो हम चीज़ें खाते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि आर्टिफिशियल स्वाद डालने के लिए हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्टर की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो फिर से हमें जिनसे ये चीज़ बनी थी वो मिल जाती है, यानी कि अल्कोहल मिल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो वापस मिल जाता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। एस्टर अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल। अब ये जो अभिक्रिया है इसे हम साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने के लिए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि साबुन बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं एथेनॉइक अम्ल की कुछ और रासायनिक गुणों की। जैसा कि हम नाम में देख सकते हैं कि ये एक एसिड है यानी कि अम्ल है, तो ये अम्ल की तरह बिहेव करना चाहिए, तो वही होता है। खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसा कि बाकी एसिड यानी कि बाकी अम्ल करते हैं, वो जब बेस के साथ यानी कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है लवण और जल। उसी तरीके से एथेनॉइक अम्ल भी अभिक्रिया करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एथेनॉइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एक लवण मिलता है और साथ में मिलता है जल। यहाँ पर CH3COOH हमारा अम्ल है, NaOH एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक है और साथ में हमें यहाँ पर मिलता है हमारा लवण जो कि है सोडियम एथोनेट, और साथ में हमें मिलता है जल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एथेनॉइक अम्ल अभिक्रिया करता है, यहाँ पर कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। दोनों के साथ ही जब अभिक्रिया होती है तो हमें कंपाउंड जो मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद, वो सेम मिलते हैं। पहला तो हमें मिलेगा एक लवण जो कि है सोडियम एसिटेट और साथ में हमें मिलता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे हमारे गुण एथेनॉइक अम्ल के। चलिए अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की, कि साबुन किस तरीके से काम करता है और अपमार्जक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब साबुन की बात करें तो साबुन बना होता है सोडियम और पोटेशियम के लवणों से मिलकर। ये साफ सफाई के काम में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ऐसा कर कैसे पाता है। दरअसल साबुन जो होता है वो माइसेल फॉर्म करता है। यहाँ पर इसका जो एक पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि जो पानी से आकर्षित होता है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागता है। तो होता क्या है कि जब भी जो कोई धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हाइड्रोफोबिक से आकर्षित हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट उनके पास चला जाता है, परंतु हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर उनके पास जाएगा तो साथ में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी जाएगा जो उनसे दूर रहेगा थोड़ा सा। इससे होता क्या है कि जो गंदगी के कण होते हैं उनके आसपास हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी से आकर्षित होने वाले कणों का एक गोला बन जाता है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अब जो हमारा धूल का कण था वो पानी से आकर्षित हो रहा है। तो जैसे ही हम उसे फिर से पानी में डालेंगे, मान लीजिए आप अपने हाथ को धोना चाहते हैं या फिर कपड़ों को, तो जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे और वापस से बाहर निकालेंगे तो इस बार जितने भी धूल के कण होंगे वो पानी में ही रह जाएंगे, और इस तरीके से जो सफाई का काम होता है वो हो पाता है। अब चलिए जानते हैं कि हमें अपमार्जक की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जो अपमार्जक होते हैं इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभार साबुन जो होता है वो जल में नहीं घुल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वो साबुन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे जो हमारा माइसेल होता है वो बन ही नहीं पाता। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं और अपमार्जक का उपयोग करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपमार्जक के अंदर पहले से हमने कुछ ऐसे लवण मिलाए होते हैं जो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे जो हमारा साबुन वाला पार्ट है यानी कि जो माइसेल बनाता है वो इनसे अभिक्रिया नहीं करता और फिर भी माइसेल बना पाता है। तो इस अध्याय में इतना ही। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की और उसके बाद हमने जाना साबुन और अपमार्जक को। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सारणिक, जिसे अंग्रेजी में हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। तो चलिए दोस्तों, भूमिका से शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में ही आपने आव्यूह और आव्यूह के बीजगणित के बारे में पढ़ा था और बीजगणित समीकरणों के निकाय के लिए हम आव्यूह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास यह समीकरण है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आव्यूह के रूप में और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 है, a2x प्लस b2y बराबर c2 है। a1 b1 a2 b2 का हमने एक आव्यूह में इस तरीके से लिख दिया है, x y की एक आव्यूह बना दी है और c1 c2 की एक और आव्यूह बनाकर हम इसको सॉल्व करेंगे या इसको हल करेंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, स्मरण कीजिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता था b1 बटा b2 के, या a1 b2 माइनस a2 b1 शून्य के बराबर नहीं होता था, तो समीकरणों के निकाय का हल अद्वितीय होता था। दोस्तों, इसी संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 को हम इस आव्यूह से संबोधित कर रहे हैं और इसे a का सारणिक या डिटर्मिनेंट या डेट a बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सारणिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा जा सकता है। प्रत्येक आव्यूह को दोस्तों एक अद्वितीय संख्या से संबोधित करते हैं। जैसे एक फलन लिया है दोस्तों f m से k तक, और f ऑफ a बराबर k द्वारा ये परिभाषित है, जहां a आ रहा है m से और छोटा k आ रहा है कैपिटल K से, तब f ऑफ a का सारणिक कहलाता है। यानी यदि आपके पास एक आव्यूह है दोस्तों a जो बराबर है a1 b1 a2 b2 के, तो इसका सारणिक होगा मॉड a, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने आव्यूह के सारे अवयव मॉड के अंदर, जो होता है बराबर डेट a के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं एक कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। दोस्तों, माना एक कोटि का आव्यूह है a, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर a, तो a के सारणिक को a के बराबर परिभाषित किया जाता है। यानी क्योंकि इसमें केवल एक ही अवयव है तो इसके सारणिक का मान केवल a ही होगा। आगे बढ़ता है दोस्तों और देखते हैं द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चलिए दोस्तों, एक आव्यूह लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, जो कि हमें इस प्रकार से मिलेगी a11 a12 a21 a22। यानी अब हम इसका सारणिक या डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम एक त्रिभुज को भी यहाँ पर एज अ सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने इसको आव्यूह को मॉड के अंदर रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसका मान कैसे मिला है। हमने a11 का गुणन किया है a22 से और माइनस कर दिया है a21 गुणन a12, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एक उदाहरण के रूप में हम 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह का मान निकालते हैं। चलिए, हमें यह सारणिक दिया हुआ है, हम इसका मान निकालते हैं। किस प्रकार से? 2 का गुणन 2 माइनस 4 का गुणन माइनस 1 से, जो हमें मिलेगा 4 प्लस 4 बराबर 8। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। दोस्तों, एक आव्यूह है aij बराबर, जिसकी कोटि है 3 क्रॉस 3 और इसका सारणिक कुछ इस प्रकार से दिखेगा मॉड के अंदर। चलिए दोस्तों, इसका सारणिक निकालते हैं। हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करते हैं। चलिए पहला चरण देखिए दोस्तों, मॉड a बराबर आपको दे रखा है।
अब आपको आपकी पहली पंक्ति A11, A12, A13 दिख रही होगी। तो दोस्तों R1 के पहले अवयव A11 को देखिए, इसको हम -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी -1 की पावर A11 में अनुलग्नों का योग, यानी इसकी पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, इसीलिए 1 प्लस 1। और सारणिक की पहली पंक्ति R1 तथा पहला स्तंभ C1 के अवयवों को हटाने से प्राप्त द्वितीय कोटि के सारणिक से गुना करेंगे, यानी हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1 और इसका गुणन हो रहा है A11 और सारणिक क्या है, 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक है A22, A23, A32, A33, यानी हमने अपनी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाकर इसका मान इस तरीके से प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरे चरण पर बढ़ते हैं। A12 को लिखते हैं जो कि है R1 तथा C2 में स्थित, यानी हमें मिलेगा -1 की पावर 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 क्यों? क्योंकि इसकी पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। और A12 का गुणन A21, A23, A31, A33, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को हटाकर जो 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह का सारणिक होगा उसका मान लिख करेंगे। इसी तरह दोस्तों तीसरे चरण में A13 R1 तथा C3 में जो स्थित है उसके लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 की पावर 1 प्लस 3 A13 और सारणिक किसका लिया है A21, A22, A31, A32, यानी दोस्तों चौथे चरण में हम A का सारणिक अर्थात मॉड A के व्यंजक को उपर्युक्त चरण 1, 2 व 3 से प्राप्त तीनों पदों का योग कर दे तो हमें कुछ इस प्रकार से अपना डिटर्मिनेंट या डेटे मिलेगा, यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 A11 और इस सारणिक का आव्यूह प्लस -1 की पावर 1 प्लस 2 A12 और यह 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक प्लस -1 की पावर 1 प्लस 3 A13 और यह सारणिक का मान। इस सब का योग कर देंगे तो हमें अपना डिटर्मिनेंट A मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मॉड A बराबर हमें मिलेगा A11, A22, A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, उसी तरह ब्रैकेट में अपने 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक का मान प्लस A13 अपने 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक का मान, यानी यदि हम इस सब को हल करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसी चीज को हम पहले स्तंभ C1 के अनुदिश भी प्रसरण कर सकते हैं, यानी अपने इस सारणिक में देखिए पहले स्तंभ को हम इसके अनुसार भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मॉड A बराबर कुछ इस प्रकार से दिखेगा -1 की पावर 1 प्लस 1 A11 मॉड में A22, A23, A32, A33, यानी पहली पंक्ति और पहला अवयव को हटाकर 2 क्रॉस 2 कोटि का मान। इसी तरीके से A21 के लिए हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2 प्लस 1 A21 और 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक। यहाँ पर दोस्तों दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति को हटाकर 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक का मान लिखेंगे। इसी तरह हम अपने तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के लिए यानी A31 के लिए भी इस प्रकार से अपना मान निकाल सकते हैं, यानी मॉड A बन जाएगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे और हमें इसका मान इस तरीके से मिल जाएगा। अतः एक सारणिक को हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें मान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण करते हैं। डेल्टा बराबर इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि तीसरे स्तंभ में 2 प्रविष्टियां शून्य हैं, यानी
कभी भी आपको प्रश्न में शून्य मिले, उस स्तंभ या पंक्ति के अनुदिश हम प्रसरण करते हैं। यानी यहाँ पर हम अपना, आप तीसरा स्तंभ देखिए, तो इसका पहला अवयव है 4 और इसका गुणन हो जाएगा दोस्तों -1 3 4 1 इस 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक से। यानी हमारा यह पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। इन दोनों को हटाकर जो 2 क्रॉस 2 कोटि का हमें मान मिलेगा, हम उससे इसका गुणन कर रहे हैं। इसी प्रकार शून्य का गुणन हो रहा है दोस्तों दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटाकर जो हमें 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक मिलेगा उसके साथ। और इसी तरह अपने तीसरे शून्य में हम इसको लिख सकते हैं। इसको हल करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 4 का गुणन -1 -12 और शून्य में तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसको हल करने पर हमें -52 या -52 मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने डिटर्मिनेंट या सारणिक का मान निकालना सीखा। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तीसरे भाग की। और इस भाग में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की तरंगों से जुड़े कुछ गुण और इन तरंगों का हमारे वास्तविक जीवन में प्रयोग के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तरंगों के विभिन्न प्रकार हैं, रेडियो तरंग, सूक्ष्म या माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, फिर आता है दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और अंत में गामा किरणें। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक कर जानते हैं इन सभी तरंगों के कुछ गुण और इनके हमारे वास्तविक जीवन में कुछ प्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो तरंगों की। दोस्तों इन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम यानी 3 गुणा 10 की घात 3 से 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है, जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 10 की घात ऋणात्मक 3 से 10 की घात 5 मीटर तक होती है। इस प्रकार की तरंगों को विद्युत परिपथ बनाकर उत्सर्जित किया जा सकता है, लेकिन ये विद्युत परिपथ कुछ खास तरीके के विद्युत परिपथ होते हैं। इसके अलावा इन तरंगों का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिस कारण ये दूर तक गमन कर सकती हैं। दोस्तों मोबाइल फोन इन्हीं तरंगों के माध्यम से बिना तार के हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते हैं। आवृत्ति के बढ़ते क्रम के अनुसार रेडियो तरंग के बाद आती हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें, जिनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की घात 8 से 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात ऋणात्मक 3 से 1 मीटर तक होती है। दोस्तों इन तरंगों को भी विद्युत परिपथ की सहायता से उत्सर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा इन तरंगों में भी किसी भी चीज में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है, जिसके कारण इनका उपयोग सुदूर संवेदन के अलावा खाना पकाने में भी किया जा सकता है। आप सभी ने माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो सुना ही होगा। वह इन्हीं तरंगों को उत्सर्जित कर खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों के बाद आती हैं अवरक्त तरंगें, जिनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की घात 11 से 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 मीटर तक होती है। दोस्तों अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगें जल के अणु द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और ऐसा करने पर उनकी तापीय गति बढ़ जाती है। इन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी का ताप मानव जीवन के लायक बना है। इसके अतिरिक्त घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे कि टीवी,
आदि के रिमोट में लगा बल्ब भी अवृक्त तरंगें ही उत्सर्जित करता है। स्पेक्ट्रम में अवृक्त तरंगों के बाद आती हैं दृश्य प्रकाश, जिसकी आवृत्ति 4 गुणा 10 की घात 14 से 8 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है और तरंग दैर्घ्य 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 से 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर तक होती है। दोस्तों, ये प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों में विभाजित होता है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश इन सभी रंगों से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर बारिश के बाद बनने वाला इंद्रधनुष इसी दृश्य प्रकाश का बारिश की बूंदों से विक्षेपण के कारण होता है। दोस्तों, इसी दृश्य प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और उस वस्तु का केवल वही रंग हमें दिखाई पड़ता है जो वो वस्तु परावर्तित करती है। दृश्य प्रकाश के बाद आती हैं पराबैंगनी तरंगें, जिनकी आवृत्ति 8 गुणा 10 की घात 14 से 8 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर होती है। ये तरंगें प्राय इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से प्राप्त होती हैं। ये तरंगें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत इन्हें अवशोषित कर लेती है। इसके अतिरिक्त ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति वेल्डिंग का काम करता है तो वेल्डिंग करते समय ये किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिनसे बचने के लिए वह काले चश्मे या धातु से बने मुखौटे या मास्क का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त आंखों की शल्य चिकित्सा हेतु इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती हैं एक्स किरणें, जिनकी आवृत्ति 10 की घात 16 से 3 गुणा 10 की घात 19 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 10 की घात ऋणात्मक 11 से 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8 मीटर तक होती है। दोस्तों, एक्स किरणों का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग बहुत अधिक होता है और इनका नियंत्रित उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर के यहाँ एक्सरे की सुविधा के बारे में तो सुना ही होगा। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों की तस्वीर लेने हेतु किया जाता है, जिससे हड्डी में लगी चोट के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और उद्योगों में भी एक्सरे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। और अंत में आती हैं गामा किरणें, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक 3 गुणा 10 की घात 19 से 5 गुणा 10 की घात 20 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य सबसे कम 6 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 13 से 10 की घात ऋणात्मक 11 मीटर तक होती है। दोस्तों, गामा किरणें परमाणुीय नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न आकाश गंगाओं में से गामा किरणें ही उत्सर्जित होती हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा में इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ हम खत्म करते हैं अपना आज का ये वीडियो और इसी के साथ समाप्त होता है यह अध्याय भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह अध्याय समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, जिसमें सबसे पहले था रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या माइक्रो तरंग, फिर अवृक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और अंत में गामा किरणों के बारे में। अगले वीडियो में शुरू करेंगे एक नया अध्याय, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र को। तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। बच्चों, हमने आज गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 2 पढ़ा और विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 5 पढ़ा। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सारणिक भाग 1 पढ़ा और भौतिक विज्ञान में वैद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 3 पढ़ा। इन सभी वीडियो पर आधारित हमने रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान में भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 1 पढ़ेंगे और इंग्लिश में मिजबिल द ऑटर पार्ट 1 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान में तत्वों के अलगाव का सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं और जीव विज्ञान में वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 5 पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।